अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मुझे बड़ी पक्की उम्मीद है कि अब आप एल नीनो और ला नीनिया के बहुत एक्सपर्ट हो गए होंगे और अब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप सवाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपकी अब नॉलेज में थोड़ा सा मज़ीद इजाफा करती हूँ। एक और पेयर ऑफ कैची वर्ड्स है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बल्कि अब्यूज़ होता है, क्योंकि हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। इंटरचेंजेबली यानी हमने अगर एक बात कहनी है तो हम दूसरा लफ्ज़ उसको कहना है तो हम पहला लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे और हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि इनके दरमियान बहुत डिफाइंड, अगरचे सटल मगर डिफाइंड डिफरेंस है। और ये पेयर ऑफ वर्ड है एनवायरनमेंट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज। अब जिसका दिल चाहता है वो क्लाइमेट चेंज कह देता है, जिसका दिल चाहता है वो एनवायरनमेंट चेंज कर देता है, जबकि ये दोनों मुख्तलिफ टर्म्स हैं और ये इनके इफेक्ट्स भी और इनके सारे फैक्टर्स वो भी मुख्तलिफ हैं। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि ये हैं क्या। अब ये मैं क्यों आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, क्योंकि उसमें जो कैच है ना वो ये है कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है और एनवायरनमेंट चेंज क्या है, आप अपने जहन में क्लियर नहीं होंगे। और जब तक आप क्लियर नहीं होंगे, आप अप्रोचेस जो इनसे डील करने की हैं उनको सिलेक्ट नहीं कर सकते। मसलन आपने दो इनसे डील करने के लिए, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट चेंज को डील करने के लिए दो प्रोसीजर्स हैं, जिसमें एक तो है अडेप्टेशन और एक है मिटिगेशन। अब अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन ये है कि जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपके इर्द गिर्द जो कि आपके कंट्रोल से बियॉन्ड है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या आपके पास वेज एंड मीन्स नहीं है, या आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है जिसे आप कंट्रोल कर सकें, तो आपको इसके साथ इसको अडेप्ट करना पड़ता है। यानी जो भी सिचुएशन होती है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसके साथ आपको रहने की आदत डालनी पड़ती है। मैं एग्रीकल्चरिस्ट के तौर पर मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल देती हूँ। पाकिस्तान में सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये ट्विन प्रॉब्लम है। अच्छा, जब से मैंने सुनना सीखा है, मैं सैलिनिटी वाटर लॉगिंग के बारे में सुनती रही, मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी किया है, मेरी बहुत ज़्यादा टेक्निकल पब्लिकेशंस भी हैं इसके ऊपर, दुनिया में इसके ऊपर बेतहाशा काम हुआ है, लेकिन सैलिनिटी वाटर लॉगिंग वही की वही है, क्योंकि ये कंट्रोल हो नहीं सकती। सैलिनिटी को हटाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप एक्सटेंसिव पानी के साथ इसको वॉश कर दें, ये ज़मीन के नीचे चली जाएगी, लेकिन उससे आप वॉश करते जाएंगे, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होती जाएगी और वाटर लॉगिंग आ जाएगी। आप वाटर लॉगिंग को हटाने के लिए पानी ड्रेन करेंगे, ज़मीन की सतह के ऊपर फिर सॉल्ट आ जाएगी, क्योंकि सॉल्ट उसके स्ट्रक्चर के अंदर है, जो हमारी अर्थ है उसके स्ट्रक्चर के अंदर है, लिहाजा इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो तंग आके लोगों ने कहा कि हम इसको अडॉप्ट करते हैं, हम इसके साथ we have to live with salinity, यानी ये जो भी सूरत हाल है हमें इसके साथ रहना पड़ेगा, तो क्यों ना फिर हम इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो फिर दुनिया ने इसके ऊपर काम शुरू करना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे दरख्त बना लिए, पौधे बना लिए, झाड़ियाँ बना ली, फूल बना लिए, फसलें बना ली, जो कि ना सिर्फ ये कि ये सलाइन ज़मीनें, जिनको कलराठी ज़मीनें भी कहते हैं, उनके ऊपर ये उग भी सकते हैं, और जो इनके नीचे नमक वाला पानी होता है उससे इनको इरिगेट भी किया जा सकता है। तो ये तो है अडेप्टेशन। अब आती है मिटिगेशन। मिटिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम बिल्कुल हमारे पास कोई और चाराकार नहीं होता, एक तकलीफ है हमें या एक प्रॉब्लम है, उसका कोई इलाज नहीं है, तो सिर्फ उसके इफेक्ट को, उसकी पेन को रिड्यूस करने के लिए, जैसे हमें बहुत शदीद सर दर्द हो रहा है या हमारा कोई और कोई हमारे ऐसी कोई तकलीफ है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो हम पेन किलर्स ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं कि भाई उसकी तकलीफ का हमें कम एहसास हो। तकलीफ तो नहीं ख़त्म होती लेकिन हमें एहसास नहीं होता, दैट इज़ मिटिगेशन। अब इसके दोनों एस्पेक्ट के ऊपर दुनिया ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, और अब आपको जब मैं बताऊंगी तो आप अपना डिसीजन खुद करेंगे कि आपको आपकी कौन सी सिचुएशन है और आपको जो इससे डील करने के लिए आपको इसे अडेप्ट करना है या आपने इसको मिटिगेट करना है। अब ये जो दो टर्म्स हैं वो हैं एनवायरनमेंट चेंज और क्लाइमेट चेंज। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट का लफ्ज़ जो है एनवायरन से निकला है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, और इसका मतलब ये है हमारा इर्द गिर्द, हमारी सराउंडिंग। इसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, अब वो बायोटिक हैं या एबायोटिक हैं, मसलन बायोटिक हैं तो इसमें एनिमल आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएंगे, फिशरीज आ जाएंगी, बर्ड्स आ जाएंगे, और जो एबायोटिक है उसमें हमारे यहाँ आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ज़मीन आ जाएगी, सूरज की रोशनी आ जाएगी, रॉक्स आ जाएंगे, एयर आ जाएगी। ये सारी के साथ हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद हैं।
अब एनवायरनमेंट चेंज, ये हमारी नॉर्मल एनवायरनमेंट की आप बात करें, उसके ये कंपोनेंट है जो सारे मिलकर वर्ल्ड एनवायरनमेंट को जन्म देते हैं। अब इस कंपोनेंट में अगर किसी एक कंपोनेंट में थोड़ी सी भी, चाहे वो बायोटिक में, यानी लिविंग थिंग में, नॉन लिविंग थिंग में, जो हमारे सराउंडिंग में थोड़ी सी भी चेंज आए तो वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, और वो अफेक्ट करती है इनडायरेक्टली हमारी लाइफ्स को और बाकी चीज़ों को भी जो हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं। अब ये फैक्टर क्या हैं जो चेंज का सबब बनते हैं? उसमें एक तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, फिर जियोलॉजिकल फैक्टर हैं, फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब ये फैक्टर जो हैं ये हमारी चूँकि लाइफ्स को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों सूरतों में इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। हम अपना फूड भी वहीं से लेते हैं, हम पानी भी वहीं से लेते हैं, हम हवा भी वहीं से लेते हैं, और हमारी बाकी ज़रूरियात भी जो हैं वो इन चीज़ों से जो सराउंडिंग में होती हैं इनसे पूरी होती हैं। इसलिए अगर ज़रा सा भी इफ़ेक्ट होता है तो इनडायरेक्टली ये हमारे ऊपर और जितने भी लिविंग बीइंग वहाँ रह रहे होते हैं उनके ऊपर जो है ना वो इफेक्ट होता है। मसलन अब हम इसमें किस तरह पार्ट प्ले कर सकते हैं, हम इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, या हम इसको, ये ख़राब कैसे होती है। मसलन हमें डिफॉरेस्टेशन को कभी भी एनकरेज नहीं करना चाहिए, यानी जंगलात की जो कटाई होती है हमें कभी भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। इससे एरोजन होती है, इससे विदरिंग होती है। हम जो हज़ार्डस वेस्ट है हमारा हॉस्पिटल्स का, हम बड़े कैजुअली बाहर जनाब, जो हमारी आदत है वैसे ही कौम कि अपने घर का गंद उठाया बाहर फेंक दिया, मोहल्ले वाले जाने, पड़ोसी जाने और वो जाने, हमारा कोई गर्ज नहीं है, हमें अपना घर साफ कर लिया। तो यही कुछ है हॉस्पिटल्स वाले भी करते हैं, सारा वेस्ट उठाया जो कि बड़ा डेंजरस होता है, उसको उठा के बाहर फेंक दिया, उससे पोल्यूशन फैलती है, उससे बीमारियाँ फैलती हैं। हमें इस चीज़ को कभी भी इनकरेज नहीं करना चाहिए। हमें ओवर पॉपुलेशन को इनकरेज नहीं करना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है। क्योंकि हमारे जितने रिसोर्सेज हैं हमें उसके मुताबिक ही अपनी पॉपुलेशन को प्लान करना होता है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन और ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज दोनों सूरतों में ये ख़तरनाक है और हमारी एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। और ये इससे मतलब एसिड रेन भी होती है। अब ये एसिड रेन का लफ्ज़ आपने सुना होगा, ये एसिड रेन एक्चुअली होती क्या है? ये एनवायरनमेंट में जितने भी पोल्यूटेंट होते हैं ना वो पानी के साथ मिलकर इसकी पीएच को चेंज कर देते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि उर्दू में पीएच को क्या कहते हैं, इसलिए आप में से जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ी सी साइंस पढ़ी हुई है, उनको ये पता होगा कि पीएच क्या चीज़ है। उसकी पीएच को चेंज कर देते हैं, और ख़ास तौर पे वो एलिमेंट्स जो कि जैसे कोल है, जैसे फॉसल फ्यूल की बर्निंग से निकलते हैं, जैसे गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या फास्फोरस है या इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये जब एटमॉस्फेयर के साथ, हवा के साथ मिलती हैं तो ये इसकी पीएच को चेंज कर देती हैं। ये पीएच जो है ये डिक्रीज हो जाती है। जब ये डिक्रीज होती है तो ये एसिड में आ जाती है, अदरवाइज एल्कलाइन होती है। एसिड में आती है तो जब यही जो एनवायरनमेंट है जिसमें ये पोल्यूशन होते हैं, जब हवा बारिश होती है तो उसके साथ ये नीचे आते हैं, तो ये एसिडिक लो पीएच रेन होती है, इसको एसिडिक रेन कहते हैं। और ये हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे पानी को, हमारी लेक्स को, इनको बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं। इवन ये ओजोन लेयर, उसको अपना ये जो क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी इसमें शामिल है, सल्फर भी इसमें शामिल है, और ये हमारे उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं एज ए फूड। अच्छा, उसके बाद हमें कभी ये जो हमारी एसिड रेन है या ये जो हमारे पोल्यूटेंट है, ये ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो नोटोरियस चीज़ है वो है क्लोरीन। आपको पता है हमारे यहाँ किस कदर अब्यूज़ होता है क्लोरीन का। जितने भी हमारे ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं, जो हमारे वक्टा वाले हैं या जो हमारे ये क्या कहते हैं, पता नहीं आप इसको क्या कहते हैं, जो हमारे ये देखते हैं कम्युनिटी को लुक आफ्टर करते हैं, कॉर्पोरेशन वाले, वो सारे जनाब क्लोरीन डाल देते हैं बेतहाशा पानी की सफाई के लिए। उसमें जरासीम तो मर जाते हैं, लेकिन वही पानी जो है वो हम लोग पीते हैं। बाय द वे, मैंने कभी ये पानी नहीं पिया, मैं हमेशा पानी उबालती हूँ। तो ये क्लोरीन बहुत ज़्यादा नोटोरियस और बहुत ज़्यादा यूज भी होती है इन चीज़ों के लिए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि ये 1 लाख, इसका क्लोरीन का जो एक मॉलिक्यूल है 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है, इससे पहले वो एटमॉस्फेयर से रिमूव हो। अच्छा, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस भी जो है वो भी हो जाती है, जो कि एक इफेक्ट है, उसका नेगेटिव इफेक्ट है एनवायरनमेंट का। और ये क्यों होती है? क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ये CO2 निकाल रही हैं, वो हवा में जा रही है, वो बढ़ रही है, जो कि एनवायरनमेंटलिस्ट बहुत चीख रहे हैं सदियों से।
हम तो एटलीस्ट बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि CO2 की तक बढ़ गई, प्लानट वार्म हो गया, बड़ा शोर ह्यू एंड क्राई मचा रहता है हर वक्त दुनिया में। अब ये सिर्फ वहाँ ही नहीं होती बल्कि ये समुंदर में एब्जॉर्ब भी होती है, जिससे समुंदर ना सिर्फ ये कि वो वार्म अप होता है बल्कि उसकी वही बात है कि pH चेंज हो जाती है। इस वक्त जो हमारे समुद्रों की जो pH है ना वो है 8.1 जो कि एल्कलाइन है, और ये बहुत ज़रूरी है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ मरीन लाइफ। ये जो मछलियाँ या जितनी भी मरीन लाइफ है उसको ज़िंदा रहने के लिए उसकी जो pH है ना वो ये होनी चाहिए समुंदर के पानी की। लेकिन जब बहुत ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है समुंदर में तो उसकी pH जो है वो एसिड की तरफ आना शुरू हो जाती है और हमारी बहुत सारी मरीन लाइफ जो है वो मरना शुरू हो जाती है। और फिर ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, क्योंकि समुद्र का पानी जब गर्म होगा तो मैंने आपको बताया कि वो ज़रा सी भी अगर चेंज आए तो पूरी दुनिया का वेदर इफेक्ट होता है, और जब इतना ज़्यादा समुद्र गर्म हो जाएगा तो फिर वही होता है जो कि आजकल हो जाता है, टोर्नेडोज और हरिकेन्स और एटमॉस्फेरिक रिवर और थंडरस रेन और तूफान और डेब्रिस और क्या ब्ला 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 क्या कुछ नहीं हो जाता जो कि आपकी इमेजेस में आ जाता है। अच्छा, ये तो है सारे वो चीज़ें जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं और हमें किस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए ये भी आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स की जो कि इसको हमारी एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। अब एटमॉस्फेरिक फैक्टर जो है ना उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि बैलेंस ऑफ एनर्जी, यानी जो एनर्जी हमारी एनवायरनमेंट में एंटर हो रही है और जो यहाँ से निकल रही है वो तकरीबन बैलेंस होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा अंदर आनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाहर निकलनी चाहिए। जो एनर्जी हमारे अंदर आती है सन की वजह से वो अगर अर्थ एब्जॉर्ब कर ले तो वो वार्म हो जाती है। अगर वो एनर्जी जो सन से आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो अर्थ जो है वो वार्मिंग को अवॉइड करती है, और अगर वो एनर्जी जो सन से अंदर आ रही है वो अब्जॉर्ब हो जाए वो पूरी की पूरी वापस चली जाए तो हमारी अर्थ जो है वो ठंडी हो जाती है। अब इन सारी चीज़ों को ये जो बैलेंस ऑफ एनर्जी है इसको जो अफेक्ट करती हैं ना चीज़ें वो है वेरिएशन उस सन एनर्जी के ज़मीन तक पहुंचने के अंदर जो हर्डल्स आते हैं वो उसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है जो अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाती है उसमें अगर कोई हर्डल आ जाए तो वो अफेक्ट करता है। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने ये बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत कॉमनली लफ्ज़ बोला जाता है, लेकिन वही बात है कि लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये है क्या चीज़ ना, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है इसको, ये बैलेंस ऑफ एनर्जी है इसको इफेक्ट करता है, और उसके बाद वो हीट जो अर्थ रिटेन करती है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको ये इफेक्ट करता है। तो अब हम सबसे पहले आ जाते हैं जियोलॉजिकल फैक्टर की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म जो है वो ना सिर्फ ये कि CO2 को जन्म देता है जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है, बल्कि ये बहुत सारे मिनरल्स भी निकालता है। वोल्केनिज्म यानी जब ये कोई लावा फटता है, कोई पहाड़ फटता है, उसका जो लावा आता है उसमें गैसेस भी होती हैं, CO2 बहुत ज़्यादा होती है, वो जाती है हवा में, बल्कि वो इतनी ज़्यादा होती है समटाइम कि वो ब्लॉक कर देती है सूरज की रेडिएशन को। और उसके बाद इसमें बहुत सारे न्यू मिनरल्स भी अर्थ में से निकल के आते हैं जो कि हमारी उसमें से निकल के आते हैं लावा में से, जो कि हमारी अर्थ के अंदर होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अर्थ को फर्टाइल भी कर देते हैं। और ये हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेस जाती है या जो कुछ भी जाता है इससे इरोजन भी होती है। इरोजन आपको पता है कि हमारे जो दरख्त हैं या पहाड़ों के ऊपर जो भी लाइफ होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है। जब उनकी रूट्स कमज़ोर हो जाती है पूरे के पूरे दरख्त, सिर्फ दरख्त ही नहीं गिरते बल्कि वो सारी मिट्टी को भी अपने साथ लेके आ जाते हैं, जिसको हम लैंड स्लाइडिंग कहते हैं। ये बेसिकली इनका इफेक्ट है जो कि मिनरल्स ये जो गैसेस जो है वो निकल के आती हैं। विथरिंग होती है यानी हमारी जो रॉक्स हैं वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती हैं और वो टूटना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे जो है ना ये बायोलॉजिकल फैक्टर हैं। अब जो इसके अलावा जब रॉक टूटती हैं या मिनरल्स निकलते हैं उसमें से, तो ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारे वाटर को, इफ़ेक्ट करते हैं हमारी आइस शीट्स जिसने कवर किया हुआ होता है समुद्रों की सतह को या पहाड़ों को, वो हमारे इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे जो सॉल्ट्स हैं उनको इफ़ेक्ट होता है, प्लांट्स को, एनिमल को, और जितनी भी चेंजेस आती हैं वो सारी की सारी जो है ना, यानी वाटर जो है, आइस, एसिड, सॉल्ट, प्लांट्स, एनिमल,
और चेंजेस इन टेम्परेचर, ये सारे के सारे वो एजेंट हैं जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर को ट्रिगर करते हैं और फिर ये इन रिटर्न हमारे एटमॉस्फेयर को और हमारी एनवायरनमेंट को ट्रिगर करते हैं। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर की तरफ। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कुछ इन्वेसिव स्पीशीज जो हैं वो हमारी एनवायरनमेंट पे आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल क्रेजी एंट्स हैं। क्रेजी एंट्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस हुई थी क्राइस्ट आइलैंड में, जो कि 2600 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट है पर्थ यानी ऑस्ट्रेलिया के, और 1327 किलोमीटर साउथ है सिंगापुर के। और इसका टोटल रकबा जो है वो 135 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन यहाँ का जो एक आइकॉनिक रेड क्रैब है वो दुनिया खाने के लिए यहाँ पे जाती है, और ये जो क्रेजी एंट्स हैं इन्होंने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है काइस आइलैंड से। और इनको अब ये क्रेजी एंट्स को किसी तरह वो ख़त्म नहीं कर सकते। सिर्फ इसका एक तरीका है कि आप पॉइजन बैट्स जो है ना वो लगा दें। आप पॉइजन बैट्स आप लगाएंगे क्रैब्स को बचाने के लिए, तो आप सोचें कि वो पॉइजन क्रैब्स को फिर इस काबिल छोड़ेगी कि आप उसको खा सकें। तो ये बहुत सीरियस जो है ना वो इशू है, और ये इन्वेसिव स्पीशीज से हुआ जो कि बाहर से आकर वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई हैं। अर्जेंटीनियन एंट्स जो हैं वो एक और इन्वेसिव स्पीशी है जो कि खाती है वो जो होते हैं ना सकिंग सैप सकिंग इंसेक्ट, उससे जो प्रोड्यूस होता है उसको, उसका जो प्रोड्यूस है उसके ऊपर ये पलते हैं। अब सैप सकिंग इंसेक्ट्स जो हैं जैसे कि वो हमारे मिलीबग है या हमारे एफिड्स हैं, ये हैं, और ये दोनों जो हैं ये हमारी क्रॉप्स को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो कॉटन क्रॉप है उसको तो ये एफिड्स और मीलीबग्स जो है ना इन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया है, और इससे हमारी जो यील्ड है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। अब अर्जेंटीनियन एंट्स हैं जो इसी के ऊपर पालती हैं, इसलिए इनकी प्रोडक्शन उस इलाके में जहाँ अर्जेंटीनियन एंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये ना हम अर्जेंटीनियन एंट्स को ख़त्म कर सके, ना ही हम इसको ख़त्म कर सके। इन्वेसिव स्पीशी आप जो मर्जी करें, सिर्फ एक तरीका होता है और वो है कि आप इसके ऊपर जहरीला स्प्रे करें, जो कि फिर उस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है और उसके साथ साथ जो हमारी एडिबल चीज़ें हैं उनको भी इफेक्ट करता है। अब ह्यूमन बीइंग बजाते खूब एक बहुत बड़ी इन्वेसिव स्पीशीज है, बहुत बड़ी इन्वेसिव स्पीशीज है। चूँकि हम अपनी ज़रूरियात के लिए फॉरेस्ट को काट देते हैं, हम बहुत ज़्यादा मास एक्सटिंक्शन में इन्वॉल्व हैं, और हमारा जो लार्जेस्ट जियोग्राफिक यूनिट है यानी वो कम्युनिटी जिसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और हम भी हैं, जिनका सिमिलर एक लाइफ पैटर्न है, वो सारे का सारा जो अगर तबाह करता है ना तो वो हज़रत इंसान है, वो तबाह। इसलिए वो सबसे बड़ी प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ी इन्वेसिव स्पीशी है वो हम हैं, हम यानी हम, और हमने जो कुछ किया अर्थ के साथ वो हम सबको पता है। अब आप सोच लीजिए कि ये मतलब क्लाइमेट जो है वो हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम खुद इसके साथ क्या कर रहे हैं उस पर हमें ना तो शर्म आती है और ना ये हमारे लिए कोई हैरत अंगेज चीज़ है, क्योंकि हमने इससे बाज नहीं आना और हमने ये करते ही रहना है। अब आप बताइए कि इसका क्या इलाज हो सकता है, क्योंकि हम खुद बहुत बड़े इफेक्टिव हैं, हम सब के सब इफेक्टिव हैं। तो व्यूअर, आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है और एनवायरनमेंट चेंज क्या है, और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो पार्ट प्ले करते हैं, हम उनको किस तरह रोक सकते हैं, हम इनफैक्ट हम ट्रिगर कैसे कर सकते हैं, और हम बजाते खुद बहैसियत ह्यूमन बीइंग हमारा अपना क्या रोल है इसमें, और हम किसी और को तो क्या कहें, क्या हम खुद अपना पार्ट अदा करने के लिए तैयार हैं। यह है मैसेज इस व्लॉग का। उम्मीद है कि आप अगर आपका कोई सवाल हो इसके बारे में तो मैं आपको बिल्कुल उसका जवाब दूंगी बहुत क्लैरिटी के साथ, जैसे कि मैंने उस व्लॉग के एटमॉस्फेरिक व्लॉग के एंड पर मैंने आपको सवालों के जवाब दिए थे। मैं इन सवालों के भी जवाब दूंगी, आप मुझसे ज़रूर पूछिए, नो हेजिटेशन। मुझे उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग किड। आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो अगला व्लॉग है वो इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।